ओके। सो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है एंड आई वेलकम यू टू एन अकेडमी, जहां पे आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूजुअली हम मिक्स्ड टाइप के करते हैं, बट आज हम जो करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है, ये पूरी सीरीज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के पिछले 15 साल के गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को लेके। इसमें हम अलग अलग टाइप के सेट थ्योरी हो गया, ग्राफ थ्योरी हो गया, या फिर आपका कॉम्बिनेशंस हो गया, या फिर आपका लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, रैंडम वेरिएबल्स हो गया, कैलकुलस हो गया, डबल इंटीग्रल हो गया, ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, जो भी है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आज हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ये छोटे सेशंस होंगे, एक एक घंटे के सेशंस होंगे, और इसमें हम जितने ज्यादा पिछले 15 सालों में जो क्वेश्चंस आए उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा, क्वेश्चन के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, और फिर मैं उसको खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऑन एन एवरेज हम 10 12 15 क्वेश्चन एक क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अदरवाइज आई थिंक आई एम गुड टू गो विद द लेक्चर्स। चलिए, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो, और फिर बाकी चीजें करेंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन सब दे दूंगा। आपके लिए सबसे पहला सवाल है, हम लीनियर अलजेब्रा कर रहे हैं तो हम सीधे एक टफ सवाल से चालू करेंगे आज के लिए। 1000 0110 0110 1001। इसके आपकी जो इसमें आप आइगन वैल्यूज निकालिए, और जितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट बताना है। यू हैव टू टेल द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। You have to tell the product of non-zero eigenvalues. You have to tell the product of non-zero eigenvalues. देखिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं लीनियर अलजेब्रा के वो सिंपल होते हैं। कंप्यूटर साइंस का चाहे आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, वो थोड़ा सा और लॉजिकल, थोड़ा सा और एप्टीट्यूड, और थोड़ा सा और कन्वेंशनल से हटके होता है, जिसमें आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है। तो आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन एंड आई एम ऑल्सो गिविंग यू द टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, विच इज नथिंग बट 2 minute 30 seconds. I think you should start. Start solving it. Start solving it. Jaldi. Start solving it. जल्दी सॉल्व कीजिए। देखो, एक चीज तो आपको याद रखनी है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। आइगन वैल्यूज क्या होती है? आइगन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइगन वैल्यूज आर द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बस मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, सिंपल है, इसमें आपको सिंपल पूरे मेथड से निकालनी है, इसमें कोई लॉजिक या वो नहीं लगेगा। देखिए, अब या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। आप इस रो में को R5 टेंड्स टू R5 माइनस R1 करेंगे तो आपकी नीचे वाली पूरी रो जीरो हो जाएगी, नीचे वाली पूरी रो जीरो हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देखो, आपको अगर आइगन वैल्यूज निकालनी है तो या तो इसको अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में बदल दीजिए, ठीक है, और अगर नहीं तो कन्वेंशनल मेथड से हम निकाल के देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि भाई इतने बड़े क्वेश्चन भी बड़े मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपका मेथड अलग हो। तो हम पहले इस रो के अबाउट सॉल्व करते हैं। तो इट इज 1, ठीक है, 1, और फिर एक मैट्रिक्स आएगा 4x4 का, -0 +0 -0 +1 +1, और फिर एक और मैट्रिक्स आएगा 4x4 का। ये मैट्रिक्स मैं लिख देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए समझना। तो जैसे ही आपने ये 1 लिया तो आपका ये वाला मैट्रिक्स जो है ये आपको अंदर डालना है, 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1। और जैसे ही आपने ये वाला किया मैट्रिक्स, आपने इसके अबाउट लिया तो ये रो ये कॉलम चली गई, आपको ये मैट्रिक्स लेना है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करना कोई टफ टास्क है क्या भाई? लेकिन इसमें आप ले तो रहे हो, लेकिन हमने वो नहीं यूज किया अभी, सॉरी। दिस विल बी, हमें इसका डिटर्मिनेंट थोड़ी निकालना है, हमें तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है, इक्वेटेड टू 0 करना है। तो यहां पर 1 की जगह 1 माइनस लैम्डा हो गया, ये 1 माइनस लैम्डा हो गया, 1 माइनस लैम्डा हो गया, 1 माइनस लैम्डा हो गया, और ये भी 1 माइनस लैम्डा हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स है ना, ये 1 माइनस लैम्डा है, ठीक है, और इधर ये वाली जो टर्म्स है ये 1 माइनस लैम्डा है, 1 माइनस लैम्डा मैट्रिक्स आया, ये गया, ये मैट्रिक्स आया, तो इसमें ये तीनों में 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स बना। अब यहां पर भी 1 आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। यहां 1 माइनस लैम्डा आएगा, ठीक है, और फिर ये सारे 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे 1 है, कूल। अब मैं इसके अबाउट, ये जो लास्ट रो है इसके अबाउट एक्सपैंड कर रहा हूं। तो 1 माइनस लैम्डा एक था ऑलरेडी, एक और आ गया 1 माइनस लैम्डा, एक और 1 माइनस लैम्डा आ गया। जैसे ही आपने 1 माइनस लैम्डा किया, आपका एक मैट्रिक्स बचा ये, बस आपका एक मैट्रिक्स बचा ये, 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। और यहां से आप अगर सॉल्व करेंगे अबाउट दिस 1 तो ये 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 एंड 1 1 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स अब सेम सेम से दिख रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स सेम सेम से दिख रहे हैं, तो हमने यहां से इस मैट्रिक्स को निकाल लिया। तो जैसे ही आपने इस मैट्रिक्स को निकाला तो एक तो ये मैट्रिक्स बचेगा और आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 1, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 1, और यहां पे आपका ये पूरा मैट्रिक्स रहेगा। हम पहले इस मैट्रिक्स को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल इक्वेट इट टू 0, ठीक है। तो अगर हमें इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप कॉलम और रो ऑपरेशन लगा के कर सकते हो, आप कॉलम एंड रो ऑपरेशंस लगा के कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, आप कॉलम एंड रो ऑपरेशंस में इजी वाला क्या रहेगा? हाँ, एक तो यही है कि तीनों रोज को जोड़ दो, तो ये आ गया 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा, और ये हो गया 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस 1 माइनस 1
और ये हो गया 1 माइनस लैम्डा। सारी रोज को जोड़ के हमने सारे कॉलम्स को जोड़ के हमने पहला कॉलम बना लिया। 3 माइनस लैम्डा बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे आपका 3 माइनस लैम्डा बाहर आ गया। ठीक है, अंदर बचा, मैं यहीं पे ऑपरेशन कर देता हूं, 1 1 1। आप इन दोनों रोज को सबट्रैक्ट कर दो, तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 कर दो, और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 कर दो। तो जैसे ही आपने 1 में से 1 घटाया 0, 1 माइनस लैम्डा में से 1 घटाया तो ये आ गया माइनस लैम्डा, 1 में से 1 घटाया 0। ठीक है, सिमिलरली 1 में से 1 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, और यहां पे बचेगा आपका माइनस लैम्डा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। 3 माइनस लैम्डा इंटू 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर, 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर। लेकिन इसके पहले इस मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे क्या 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 चीजें थी? और 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो, इससे लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, यहां से लैम्डा की वैल्यू 0,0 आ गई, क्योंकि दो रूट्स होंगे, क्योंकि स्क्वायर है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये तो थोड़ा गड़बड़ी आ रहा है, इसके रूट्स वो आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। क्यों? गड़बड़ तो कुछ नहीं हुई। यहाँ गड़बड़ कहीं हुई है क्या अपने साथ? क्या है? इसको हमने सॉल्व करने के लिए निकाला। कुछ गड़बड़ आ रही है। सॉल्व करके देखते हैं वैसे एनीवेज। 1 प्लस लैम्डा का जो लैम्डा स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 1, ये चीज आई। यही चीज तो आएगी, उसमें क्या है? 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 आ गया। कुछ गड़बड़ हो रही है, आप इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा की वैल्यू 0,2 आ जाएगी दूसरी यहां से। तो अल्टीमेटली लैम्डा की 6 वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, 3,0,0,0,2 और अल्टीमेटली द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज 6 हो जाएगा। इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन कैलकुलेशन मिस्टेक, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मतलब देख नहीं रहा हूं, चेक नहीं कर रहा हूं। बट ठीक है, एनीवेज सही है। चलो, देखो, एक मैट्रिक्स H है जो कि इस तरीके का है, A B C। अच्छा, अपर ट्राइंगुलर है ये, सॉरी। A B C D D E F 0 0 0। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो, जहां पर, मतलब दिस इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स। सेट ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? एक ही अलग अलग वैल्यूज होंगी, तो ये पूरे मैट्रिक्स बदलते जाएंगे एबीसीडी की वैल्यूज के बाद से। तो उन सारे मैट्रिक्स का जो एक सेट है, उसको मैंने एच बोला है, उसको मैंने एच बोला है। अब दिस इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, और एक और चीज कंडीशन दी है, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 नहीं है। अब आपको बताना है H इज अ, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन H इज अ, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन
H is a option A, semi group but not a monoid. Semi group but not a monoid. Option B, a monoid. Option C, but not a group. A group. और ऑप्शन डी, neither a group nor a semi group. Neither a group nor semi group. Solve. चलो सॉल्व इट अप. देखो आपको ग्रुप की थ्योरी पता होनी चाहिए कि ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अच्छा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है. देखो ये एक सेट है और सेट पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, हम आइडेंटिटी देखते हैं, इनवर्स देखते हैं. उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, मतलब ये मोनोइड है कि नहीं है. आपको सारी चीजें देखनी पड़ती हैं. चलो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा अगर आप लोगों को ग्रुप थ्योरी नहीं पता है तो. देखो ये ग्रुप थ्योरी मतलब ये एक्चुअली मैट्रिक्स और ग्रुप थ्योरी का मिला हुआ क्वेश्चन है. हमने बोला कि एक मैट्रिक्स एच है, अगर मैं उसको, अगर मैं देखो ध्यान से समझिएगा, दिस इज अ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने की बात करूं तो ये क्या होगा, ए बी सी के बराबर होगा. द सम ऑफ द इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, ए बी सी. और डिटर्मिनेंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, ये हमने पढ़ा है ना. तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी. एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये सिंगुलर नहीं है. और सिंगुलर नहीं है मतलब इसका डिटर्मिनेंट है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इस मैट्रिक्स के इसमें आप कोई भी वैल्यू डालो ए बी सी डी एफ जी की, मैं उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. क्या यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड. अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर, क्लोजर है मतलब देखो दो सेट हैं H1 और H2. अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मान लीजिए एक तीसरा आता है H3. H1 एंड H2 दे बिलोंग टू H, दे बिलोंग टू H. क्या H3 भी बिलोंग करेगा H को, ये हमें बताना है. तो ध्यान से देखिए, जब भी दो दो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है
multiplied we get another upper triangular matrix only. We get another upper triangular matrix only. अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ओनली. तो जो H3 है ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. अब कोई भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा वो इसी तरीके का दिखेगा, यानी यहां पे वैल्यूज चेंज होंगी और यहां वैल्यू जीरो होंगी. लेकिन अगर कोई भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ऐसा दिख रहा है तो वो H को बिलोंग करता है. तो क्या मैं कह सकता हूं इसके बाद दैट दिस इंप्लाइज दैट H3 बिलोंग्स टू H. क्या मैं ये कह सकता हूं कि H3 बिलोंग्स टू H? हाँ सर कह सकते हो, क्योंकि ये भी एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा. ये मुझे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से पता चला है. अब अगर ये मैट्रिक्स भी H को बिलोंग करता है तो दिस मींस अगर मैं दो सेट्स में से एक सेट में से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो तीसरा सेट भी उसी सेट के, तीसरा मैट्रिक्स भी उसी सेट के अंदर आएगा. दिस इज व्हाट क्लोजर प्रॉपर्टी सेज. तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज फॉलोड. पॉइंट नंबर 1. इज इट क्लियर? सेकेंड आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी? क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी? ऑब्वियस सी बात है भाई, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, बिल्कुल फॉलो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. पॉलिनोमियल हो गया, आपके मैट्राइसेस हो गए, प्रोवाइडेड कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये बिल्कुल फॉलो होगी. ठीक है, बहुत जनरल सी चीज है. ठीक है, तो अब अगर कोई कोई सेट क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं. उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं. अब तीसरे लेवल पे आती है चीज इनवर्स आइडेंटिटी आती है, सॉरी आइडेंटिटी. अब अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है इस ग्रुप के अंदर, क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी एक नॉर्मल मैट्रिक्स को तो वही मैट्रिक्स मिले? यस और नो? तो अगर मैं बोलूं H1 इंटू H2 इज इक्वल टू H1, ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है? जी हां. अगर आप I3 लोगे, यानी अ यूनिट मैट्रिक्स, अ यूनिट मैट्रिक्स, अ यूनिट मैट्रिक्स, अ यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट देखो सिंपल सी बात है, अगर मुझे किसी के साथ एक मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है सच दैट मुझे पहले वाला मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्या ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? क्या ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? हाँ सर, ये भी तो H में बिलोंग करेगा क्योंकि नीचे की तीन वैल्यू जीरो और ये वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तो ये भी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. तो सिंस I3 belongs to H, I3 belongs to H, identity also exist. यानी जो I3 है वो भी इस सेट के अंदर है. देखो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए इसी सेट के अंदर ताकि मैं किसी और, अगर किसी और कह सकते हो किसी और क्या बोलेंगे यार, सेट के अंदर जो वैल्यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैं दिमाग में नहीं आ रहा. सेट के अंदर जो अलग अलग टर्म्स होती है, तो मैं किसी और टर्म को, अगर मैं कोई ऐसी चीज है जैसे I3 है, I3 H के अंदर ही है, तो अगर मेरी कोई ऐसी टर्म है ताकि मैं उसको सबसे मल्टीप्लाई करूं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहे, तो दैट टर्म इज नोन एज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी अब वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे मैट्रिक्स में I3 हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में 1 हो जाता है, तो एनीथिंग. सो दैट इज वाई आपका आइडेंटिटी भी फॉलो होता है. तो ये चीज समझ में आई कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी H के अंदर है, इसलिए मैं बोलूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट. अब अगर कोई सेमी ग्रुप है, अगर कोई सेमी ग्रुप है और वो आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है, अगर कोई सेमी ग्रुप है और वो आइडेंटिटी को भी फॉलो कर रहा है तो हम उसको मोनोइड बोलते हैं. तो हम उसको मोनोइड बोलते हैं. इज इट क्लियर? हम उसको मोनोइड बोलते हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज समझ में आ गई? आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए. और इसके बाद एक लास्ट लेवल आता है, ध्यान से सुनिएगा.
कि इनवर्स जो फिफ्थ चीज आती है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखो सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही भाई, इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था a इंटू बी इंटू सी जीरो नहीं है, मतलब ये इन्वर्टेबल है और इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा इनवर्स भी। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इनवर्स भी, तो इनवर्स भी बिलोंग करता है एच को, इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू एच। सो अल्टीमेटली आपकी, अब ध्यान से सुनो यहां पे क्या हो रहा है। यहां पे चार प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं, हमने चार प्रॉपर्टीज देख ली हैं। क्या क्या थी वो चार प्रॉपर्टीज? क्या क्या थी वो चार प्रॉपर्टीज? एसोसिएटिव, क्लोजर, तो ग्रुप, सेमी ग्रुप बनाइए। फिर हमने आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और आपका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या एग्जिस्ट नहीं करता है वो समझो। एक एक प्रॉपर्टी और होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान से समझना, एक मैंने सेट H के अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, H1 H2 H3 एंड गोज ऑन। ये सारे मैट्रिक्स जो है ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि H में ABCDE की जगह मैंने अलग अलग वैल्यूज डाली तो अलग अलग मैट्रिक्स बने। उन्हीं में से एक मैट्रिक्स लिया मैंने H1, उन्हीं में से एक मैट्रिक्स लिया मैंने H1, उन्हीं में से मैंने एक मैट्रिक्स लिया H1, उसी में से मैंने एक मैट्रिक्स लिया H1, ठीक है। H1 और एक और मैट्रिक्स लिया H2। क्या H1 इंटू H2 H2 इंटू H1 के बराबर होंगे? नहीं सर, नहीं होंगे। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। तो दैट इज वाई वी विल से दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो याद रखिएगा, जब पांचों प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं उसको हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं, उसको हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। लेकिन ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, मतलब ये एबिलियन ग्रुप नहीं है, ये एबिलियन ग्रुप नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट, हमारा ऑप्शन सी इज राइट, कि ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, लेकिन ये एक अबिलियन ग्रुप नहीं है। अगर ये प्रॉपर्टी भी देखो, सेमी ग्रुप मोनोइड, मोनोइड के बाद अगर इनवर्स की भी प्रॉपर्टी लागू होती है तो वो एक ग्रुप बन जाता है। ग्रुप के बाद अगर कम्यूटेटिव लागू हो जाती है तो वो अबिलियन ग्रुप हो जाता है। बट दिस इज नॉट एन अबिलियन ग्रुप। वी हैव चेक्ड व्हाई, बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट इज नॉट फॉलोड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो गई होगी इससे। चलो सीएस का 2005 का क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साइंस का 2005 का क्वेश्चन है ये, वो देख लेते हैं। ये बड़े क्वेश्चंस हो गए यार। 2x1 माइनस एक्स टू प्लस 3x3, 2x1 माइनस एक्स टू प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1, 2x1 माइनस एक्स टू प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3, 3x1 माइनस 2x2, 3x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 is equal to 2, plus 5x3 is equal to 2, minus x1 plus 4x2, minus x1 plus 4x2 plus x3 is equal to 3। आपको बताना है नेचर ऑफ सोल्यूशन फॉर, ये 2005 का क्वेश्चन है, नेचर ऑफ सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन, यानी नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या नन ऑफ द अबव। चलो इट विल टेक टाइम। चलो सॉल्व इट अप, सॉल्व इट अप, सॉल्व इट अप। अच्छा क्वेश्चन है, बनना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए भाई, उसमें कुछ है नहीं, इजी है क्वेश्चन तो, काफी इजी है रादर। काफी इजी क्वेश्चन है यार ये।
चलिए जल्दी, लास्ट 30 सेकेंड्स। नेचर ऑफ सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इससे हम रैंक, मतलब इजी क्वेश्चंस है यार ये, टफ क्वेश्चंस मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सब। चलो देखो, समझो, इसका जो नेचर निकालने का तरीका है वो बहुत इजी है और बहुत सिंपल है, एंड दैट आई विल टेल यू। यू ड्रॉ अ टू मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन, 2 -1 3, 2 -1 3 1, 3 -2 5 2, -1 4 1 3। Now we all know how to solve this problem क्योंकि this is an augmented matrix. So you are having this matrix known as A, and this complete matrix of 4 by 3 by 4 as A augmented B. This is matrix A, this is matrix B. ठीक है, this is matrix A of 3 by 3. This is a matrix B of 3 by 1, and there is a matrix A by B जो कि पूरे matrix को मैं लूंगा. So this is 3 by 4. तो अगर I need to find out the rank of matrix A, and I also need to find the rank of matrix A augmented B. तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकालेंगे? या तो आप उसको एक्लॉन फॉर्म में लेके जाओ, ये करो वो करो। देखो इसकी रैंक ध्यान से समझो, अगर मैं इसकी रैंक निकाल रहा हूं तो इसकी रैंक 1 तो है मिनिमम, क्योंकि 1 by 1 का नॉन डिटर्मिनेंट जो है वो एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है। एक 2 by 2 का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, -4 माइनस ऑफ -3 1। तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट भी निकालोगे, आप इस 2 by 2 का डिटर्मिनेंट भी निकालोगे, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, जीरो नहीं है। तो देखो जितने बाय जितने का मैट्रिक्स मैक्सिमम जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उतनी रैंक हो जाती है। तो इसका मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बस छोटा सा, इसकी रैंक भी, इसका भी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो रैंक मिनिमम 2 तो हो ही गई। अब 3 रैंक चेक कर लेते हैं। तो आप पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, क्या रैंक जो डिटर्मिनेंट है ए का वो जीरो आ रहा है? प्लीज चेक दिस। आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, मैं बता रहा हूं ये जीरो नहीं आएगा, तो रैंक ऑफ ए हो जाएगी 3। अब इस वाले मैट्रिक्स में ध्यान से देखिएगा, क्या कोई मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 3? देखो ये 3 by 4 का मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 4 में कितना क्या बन सकता है? 3 by 3 का, यानी या तो ये बन सकता है या तो ये बन सकता है, या तो आप समझ रहे हो 3 by 3 का ही सबसे बड़ा मैट्रिक्स 3 by 3 का ही बन सकता है इसमें भी। तो आप क्या कोई 3 by 3 का मैट्रिक्स इसमें जानते हो जिसकी रैंक, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो? हाँ सर यही तो है। तो इसीलिए ध्यान से समझना, इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना, तो दैट इज वाई इसकी रैंक भी 3 हो गई। क्यों हो गई? देखो रैंक का मतलब होता है द मैक्सिमम, द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स, जो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। तो वी नीड टू फाइंड आउट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन अ मैट्रिक्स सच दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो। सो द मैक्सिमम ऑफ दिस मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच इज हैविंग द मैक्सिमम साइज, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, हम उसको रैंक मान लेते हैं। रैंक के और भी मतलब होते हैं, बट आई एम कंसिडरिंग दिस फॉर एन इजी पर्पस। तो इस मैट्रिक्स में, अगर मैं इस मैट्रिक्स में देखूं तो एक 1 by 1 के 9 मैट्रिक्स बन सकते हैं, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो 1 तो हो गई रैंक। मैं 2 by 2 के अलग अलग मैट्रिक्स देख सकता हूं, तो उनमें भी मुझे एक मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट वाज नॉट जीरो, तो रैंक 2 हो गई। मैंने 3 by 3 का सबसे बड़ा मैट्रिक्स जो बन सकता है वो देखा, क्या 3 by 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है? नहीं है, आप निकाल के देखिएगा, नहीं है। So since the determinant of a 3 by 3 matrix is not zero, the rank becomes 3. क्या इससे बड़ा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मैं ले सकता हूं? नहीं। Now come to A augmented B. In A augmented B,
द मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स यू कैन गेट इज 3x3। आपको अगर कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स इसमें मिल गया, ठीक है, जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो, द रैंक बिकम्स 3। तो इसमें आप ये 4 कॉलम्स है, 3 रो है, इनमें एक मैट्रिक्स तो मुझे पता है वैसे भी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, समझ रहे हो ना? तो दैट इज वाई ए क्रॉस बी में भी मुझे एक डिटर्मिनेंट मिल गया 3x3 का, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। एक मैट्रिक्स मिल गया 3x3 का जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। क्या इससे बड़ा कोई 3x3 से बड़ा 4x4 का मैट्रिक्स मैं देख सकता हूं? उसमें नहीं, क्योंकि रो ही नहीं है, 3 ही रो है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स में कितना ले सकता हूं? 3x3 का। तो अल्टीमेटली इन दोनों की रैंक बराबर आ गई। वी नो व्हेन the rank of A is equal to rank of A augmented B and it is equal to number of unknown, it is equal to number of unknown। यहां number of unknown कितने हैं? x1 x2 x3 यानी 3। तो अगर इनकी रैंक बराबर है और नंबर ऑफ अननोन के बराबर है, then we say you have a unique solution, then we say you have a unique solution, then we say you have a unique solution। is it clear? इन दोनों की रैंक बराबर होती, बट मान लो दो दो रैंक होती इनकी, या एक एक रैंक होती, मान लो फॉर एग्जाम्पल इनकी दो दो रैंक होती फॉर एग्जाम्पल। नाउ इन दैट केस बराबर तो है दोनों की रैंक, बट इट इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन। इन दैट केस इट वुड बी इनफाइनाइट सोल्यूशन। आई होप आपको ये चीज क्लियरली पता चल गई होगी कि मैं क्या पूछ रहा हूं। ये 2005 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स है ए सच दैट 2 - 4 7 2 -4 7 1 9 5 1 9 5। You need to find out the determinant of A। ये है आपका 3x1 और ये आपका 1x3। तो आपका जो A आएगा ना, वो 3x3 का आएगा। क्यों? क्योंकि 3x1 ये 1 और ये 1 सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज हाँ सेम है, तो वी कैन मल्टीप्लाई, और बाहर की जो वैल्यूज होंगी वो फाइनल रिजल्ट दे देंगी। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। ओहो हो, छुआ क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, जल्दी फटाफट इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, फटाफट इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। मजेदार क्वेश्चंस हैं। सेट थ्योरी के क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, ऐसे ही 10-12 क्वेश्चंस में लगातार सेट थ्योरी के भी करा दूंगा। फटाफट करिए, फटाफट करिए, बढ़िया सवाल है ये भी। ये 2014 का क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने टाइम नहीं दिया ना आपको। ठीक है, एनीवेज आप कर लो, थोड़ा सा और टाइम लेके कर लो, थोड़ा सा टाइम और ले लो, मैं देख लेता हूँ यहीं पे, और आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। याद तेरी आए। एक्चुअली मुझे बार बार माइक देखने जाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार ये बहुत सारी टीचर्स की दिक्कत होती भी है कि माइक आप पढ़ाते पढ़ाते जब लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ना, तो माइक बंद हो जाता है, और जब माइक बंद हो जाता है ना, तब बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि भैया समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है।
चलो, हो गया ना? क्या था ये सवाल? ठीक है, पहले तो हम ये मैट्रिक्स बना लेते हैं, बिकॉज मैट्रिक्स के बिना तो क्या ही डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो जो आपका मैट्रिक्स ए है वो रहेगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 into 9 is 18, 2 into 5 is 10, minus 4 into 1 is minus 4, minus 4 into 9 is minus 36, minus 4 into 5 is minus 20, 7, 63, 35। अब देखो, मुझे पहले ही समझ में आ गया था, मैंने यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहां 4 से किया है। ये दोनों रोज सेम दिख रही है, इसका डिटर्मिनेंट तो मुझे निकालना ही है, बट क्या ये दोनों रोज ऑलमोस्ट सेम दिख रही हैं? कुछ ना कुछ दिख रहा है। तो क्या मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा सकता हूं, R2 टेंड्स टू R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1? क्या मैं ये करके देखूं इसमें? हाँ सर कर लो ना, क्या दिक्कत है, रो और कॉलम ऑपरेशन तो हो ही सकते हैं। तो पहली रो रिमेन सेम, 2 18 10, लेकिन जब आप R2 में 2 R1 में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो दिस बिकम 0 0 0, ठीक है, एंड दिस बिकम 763 763 35। अब आप अगर डिटर्मिनेंट निकालने जाते इस स्टेज पे तो बहुत मेहनत लगती और अल्टीमेटली जीरो निकलता। क्यों? क्योंकि हमने एक रो ऑपरेशन किया और उसके बाद हमें दिख गया कि एक रो पूरी जो है जीरो है, एंड वी नो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक पूरी रो या एक पूरा कॉलम जीरो होता है तो द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो जो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा ना वो जीरो आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा ना वो जीरो आएगा। आई होप यू दिस answer is clear to you. फॉलोइंग मैट्रिक्स देखने, ये 2014 का क्वेश्चन था। एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, 2 3 xy 2 3 xy, ये आपका एक मैट्रिक्स है, आपको आइगन वैल्यूज दी हुई हैं 4 एंड 8, आइगन वैल्यूज दी हुई हैं 4 एंड 8, आपको ये निकालना है। ये इजी क्वेश्चन है। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, शुरू हो जाइए। फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, चलो शुरू हो जाओ। इजी है भाई, ये ज्यादा टफ नहीं है, दिस इज क्वाइट इजी, और रादर क्वाइट इजी। सेकेंड, आप अंदर चले जाइए। क्वाइट इजी। देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग। देखो, देयर इज अ प्रॉपर्टी that the sum of diagonal element is equal to sum of eigen values। तो अगर मेरा आइगन वैल्यूज का सम है 4 प्लस 8, इट विल बी इक्वल टू 2 प्लस वाई, एंड द वैल्यू ऑफ y comes out to be 10, the value of y comes out to be 10, the value of y comes out to be 10। अब देखो इसमें कैच कहां है, इसमें कैच कहां है, आपको x का वैल्यू कहीं मिलेगा क्या? x का वैल्यू कहीं मिलेगा? x का वैल्यू आप देखो, द थिंग इज y तो आपने तुरंत निकाल लिया, y तो आपने तुरंत निकाल लिया, बट x का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? मोर और लेस आपको ये चीजें पता चली गई हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मोर और लेस आपको ये चीजें पता चली गई हैं कि क्या है क्या नहीं है ये। तो आपको ऑप्शन में देखना है बस y कहां 10 है,
क्योंकि x आप ऐसे या तो आप सॉल्व करके निकालो, x के जो अलग अलग वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करके निकालो, 1 माइनस लैम्डा आई करके निकालो, या दिस मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, उसका डिटरमिनेंट 0 करके निकालो। तो मोर और लेस आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको अगर एक वैल्यू, स्मार्ट तरीका क्या होता है, आपको अगर एक वैल्यू मिल गई है ना, अगर आपको एक वैल्यू मिल गई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये वैल्यू देखनी है ऑप्शन में, एंड वंस यू गेट इट यू आर डन। चलो ठीक है, तो आई टेल यू अबाउट स्मॉल स्टफ। ठीक है, तो आई जस्ट टेल यू अबाउट दीज थिंग्स कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द प्लस इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। चलो एनीवेज, नवंबर 24 से एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, उड़ान बैच फॉर गेट 2024। इस गेट 2024 में यू आर हैविंग द एक्सीलेंट फैकल्टीज, एंड सिमिलरली PSU 2025 के लिए बुनियाद बैच स्टार्ट हुआ है। तो ये दोनों बैचेस बेसिकली क्या करते हैं, आपको गाइडेड प्रिपरेशन देते हैं, एंड यू आर हैविंग द लेजेंडरीज एजुकेटर्स इन दिस। इसमें 8500 पेजेस के नोट्स आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलते हैं, 5600 प्लस यूनिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलती है, यानी आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक सिधाई में एक गाइडेड वे में चलती है, एक गाइडेड वे में चलती है। इसी के साथ साथ मैं प्राइजेस आपको बता देता हूं। तो द प्राइजेस आर for 24 months it's 59,708 rupees for plus subscription, and for 24 months it is approximately 73,000. So if you are using the code Prakhar21 you are going to get a flat 10% discount as well. ठीक है, a flat 10% discount as well. And if you have not registered, and if you think that the prices are too high, you can opt for a no cost EMI option, a no cost EMI option. You can opt for a no cost EMI option or 0% interest free loans. So आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो मिनिमम 2239 पर मंथ से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, एंड इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर AIMT आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है बेसिकली, AIMT आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है बेसिकली टू present yourself and win exciting scholarships. 100% तक की scholarships are available, and 60 rankers will get approximately 100% scholarship. You just have to use the code Prakhar21 to enroll for free. अगला टेस्ट जो है वो 8th of January को होने जा रहा है, तो what are you actually waiting for? Get yourself registered, and thank you. I hope you have enjoyed today's session. ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर से लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वो सॉल्व करेंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे। आज आई होप आज भी आपको मजा आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।